बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित अध्ययन अध्यापन वर्ग चौथी विषय परिषद अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत आज इस वर्ग में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे अधिकारीगण, प्रशिक्षितगण, मुख्य शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे बच्चों एवं विशेष रूप से इस कार्यक्रम को रोचकता प्रदान करने वाले, सहयोग करने वाले उन सभी शिक्षकों का मैं सुनील कुमार राधे कृष्ण पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, नित्य प्रतिदिन आप सभी अध्ययन अध्यापन के इस वर्ग में अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग विषयों में शामिल हो रहे हैं। YouTube भी सब्सक्राइब कर रहे हो। जो विषय हमारा छूट गया है उसे भी हम सब्सक्राइब कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं और निरंतर अभ्यास जरूरी है। तो आइए बच्चों, हम भी शुरुआत करते हैं। आज 2 पाठों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पाठ 5 है हमारा घर घर में पानी और दूसरा है भोजन की विविधता। दोनों जरूरी है जीवन में। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं बच्चों कि आप मुझे बताओ कि पुराने जमाने में कुछ वर्ष पहले हम पानी को किस में रख कर रखते थे? किस में रखते थे बेटा? घड़े में। घड़े में। बहुत खूब। घड़े में पानी रखने से 2 फायदे होते हैं। एक, शुद्धता बरकरार रहती है। दूसरा, ठंडा रहता है गर्मी के महीने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। पानी क्या सभी पीने लायक होते हैं बेटा? जो भी पानी होगा हम पी सकते हैं? नहीं। नहीं। जो पेयजल हो, पीने लायक हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, गंदा ना हो, उसमें धूल मिट्टी ना मिले हो, ऐसे पानी को ही हमें पीना चाहिए। इसीलिए अंतर है। जल और पानी समानार्थी हो सकते हैं बच्चों, लेकिन जल सदैव शुद्ध होता है और पानी कभी कभी अशुद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो पहले पुराने जमानों में या कुछ वर्ष पहले हम लोग गांव आते जाते थे तो यात्रा करते समय ट्रेन में सुराही का प्रयोग करते थे, मिट्टी का बर्तन। याद है कि नहीं बच्चों? मम्मी पापा को याद होगा। या घर में भी हम मटका रखते हैं, आज भी रखते हैं बेटा बच्चों, मटका रखते हैं। फ्रिज वगैरह का पानी नुकसानदेह होता है, इसलिए मटका रखते हैं। किंतु उस पानी को भी शुद्धता प्रदान करने के लिए हम मटके को ढक कर रखते हैं। सीधे हाथ से पानी नहीं निकालते, मटके के अंदर नल लगा होता है। उसके बावजूद भी हमें हाथ को शुद्धता के साफ करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, तभी पानी को लेना चाहिए ग्लास में मटके से और पीना चाहिए। ठीक है बच्चों। तमाम ऐसे हैं, मटके हैं, आजकल तो बिस्लेरी की बोतल वगैरह, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह आ गए हैं, उसमें भी पानी रखा रहता है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पानी जो है यह पेयजल है। पेयजल शुद्ध जल, पीने के योग्य। इसीलिए प्याऊ ऐसा शब्द आता है, पेयजल आता है। हम अक्सर कहीं कहीं लिखे रहते हैं पेयजल, पीने का पानी, पीने के योग्य जो पानी है वह वहां आपको मिलेगा। ठीक है। पानी वही पीना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्य हानिकारक ना हो, स्वस्थता हमारी बरकरार रहे। ठीक है। और पानी की अशुद्धता हमेशा मिट्टी, धूल, धुएं इत्यादि से भी आती है। ठीक है। हाँ, एक बात और है बेटा, कॉमन सेंस है। पानी का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? बता सकते हो किस कार्यों में करते हैं पानी का उपयोग? घर के काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। कौन सा काम? वेरी गुड, खाना बनाने के लिए। और कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों। तो पानी का हम निरंतर उपयोग करते हैं। ठीक है। नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए। बड़े पैमाने पर जब पानी का उपयोग आता है तो उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं। ठीक है। हाँ बच्चों। तो पानी जो है हमेशा उसी का उपयोग करो जो पेयजल हो।
पीने लायक हो, शुद्ध हो, हानिकारक ना हो, अहानिकारक हो, ठीक है। उसी पानी से हमें साग सब्जी ये सब हमें धोना चाहिए, चावल वगैरह, दाल वगैरह, भोज्य पदार्थ जो हमारे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, अनाज वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी के बर्तन में से पानी निकालने की सबसे उत्तम विधि है बर्तन को सही स्थान पर टोटी लगाना। अक्सर कहीं भी कोई भी बर्तन होगा तो उसकी टोटी जो है हमेशा नीचे की तरफ होती है, तल पर होती है, ठीक है, जिससे ऊपर पानी भरा रहे और जितना पानी मटके में होगा वह पानी आराम से टोटी के माध्यम से नीचे आ जाए और पानी का दबाव भी बना रहे, ठीक है। कभी भी आप कोई भी मटका देखो, टंकी देखो, स्टील की देखो, प्लास्टिक की देखो, उसकी टोटी हमेशा तल पे ही लगी रहती है, ठीक है। हाँ बच्चों, एक चीज और आपको मैं बता दूं, पानी कभी भी बासी नहीं होता। शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, लेकिन बासी नहीं होगा। बासी यानी पुराना, ऐसा पानी कभी नहीं होता है। किंतु ध्यान रखने की बात यह है कि वह पानी ढक कर रखा होना चाहिए। वैसे भी पानी को ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक 8 दिन तक ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि 8 दिन तक पानी जो है वह बासी नहीं होता है, लेकिन पानी कभी बासी होता ही नहीं है। हम जो अपने घर में ढक कर रखते हैं वह पानी जो है 8 दिन तक शुद्ध होता है। 9वें दिन उसे फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको। उसका उपयोग कर सकते हैं कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, नहाने में, पीने में नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन अन्य कार्यों में हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। पानी कभी बासी नहीं होता है। अक्सर हम लोग यही है, अरे ये तो कल शाम का पानी है, बासी हो गया है, फेंक दो इसको। नहीं, कभी नहीं। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सोचो, एक प्रयोग दिया गया है आपके किताब में, उस प्रयोग को आप अपने घर में जो है कर सकते हैं, उससे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे घरों में जो पानी आ रहा है, विशेष रूप से शहरों में, गांव वगैरह में तो नलकूप है, कुएं हैं, ऐसे ही हैंड पाइप चलाए पानी ले लिए, ठीक है बच्चों। लेकिन शहरों में जो पानी आता है वह झीलों के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से, हमारी बड़ी बड़ी टंकियां बनी होती हैं, ठीक है। आजकल तो घर में भी लोग टंकी लगा लिए हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, बिल्डिंग है, वहां पर टंकी बनी रहती है, बड़ी बड़ी सीमेंटेड या प्लास्टिक की ऐसे टंकी रख रहे हैं, उसमें पानी जमा होता है, फिर वह नल के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है, पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसे भी आप जो है देख सकते हैं चित्र में, या प्रत्यक्ष रूप से भी आप जहां रहते हैं वहां आप देख सकते हैं। गांव में पानी कैसे पूर्ता होती है? बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं खेती के लिए, विशेष रूप से खेती के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। जब फसलों की पानी की जरूरत होती है फसलों को, तो उस समय बांध से पानी छोड़ा जाता है, वह छोटी छोटी नहरों के माध्यम से गांव दराज तक पहुंचता है, ठीक है। और हम जो है उस पानी का उपयोग खेती के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, खेत भरना। इस समय गेहूं की जो फसल है उसमें बाली आ गई है, गेहूं की फूट गए हैं सब गेहूं के पौधे जो हैं। हाँ, तो इस समय अब उनको थोड़ी पानी की जरूरत है, और अगर पानी दिया जाएगा, खाद वगैरह कीटनाशक छिड़का जाएगा, तो अगले महीने में हो सकता है कि अप्रैल शुरुआत तक खेती हो जाए गेहूं की, है ना। कॉमन सेंस है बेटा, ये सब हम आप जानते हैं। गांव के समीप का कोई बड़ा स्रोत देखा है आप लोगों ने कभी? बताओ बच्चों, गांव में जो है सिंचाई के लिए, खेती के लिए पानी कभी देखा है कोई स्रोत ऐसे? क्या कहाँ से आता है, किसमें से आता है? कितने लोग देखे हैं गांव में? यस सर। बोलो, है आपके गांव में? किसमें देखा है कि बहुत सारा पानी आता है? हाँ, कुएं में। कुएं में, ठीक है, कुएं में है। और बड़े पैमाने पर? घर पे। घर पे और बड़े पैमाने पर? ये तो हमारे गांव की चीजें हो गई, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में जाना हुआ तो कौन सा ऐसा माध्यम है? बरसात। बरसात है, ठीक है। और आगे बांधों से पानी किसके माध्यम से आएगा? नदी। नदियों से फिर किसमें आएगा? नहरों में। नहरों से फिर क्या होगा? वो गांव 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 ऐसे जाएगा, ठीक है।
नहरों के माध्यम से। गांव में नहर होती है, देखा होगा आप लोगों ने, देखा है कि नहीं? यस। हाँ, तालाब होते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो निश्चित होते हैं, एक गांव के लिए ही होते हैं। थोड़ी दूर तक ही उनका पानी जो है मशीनों के द्वारा पहुंचाया जाता है। लेकिन नहरों का पानी जैसे है, वह गांव गांव, दराज दराज ऐसे बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, ठीक है। तो नहरों के माध्यम से जो है गांव गांव तक पानी पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए। फिर उसके बाद आता है कि टंकियां बनाई जाती हैं। देखा है कि नहीं गाँव वगैरह में ऐसे पानी का, या आपने भी अपने क्षेत्र में देखो टंकी बनी होगी पानी की, देखा है कि नहीं? देखा है सर। हाँ बच्चों, देखा देखा है है। सर। हाँ हाँ, उसपे जो है एक विशेष प्रकार का यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस यंत्र को जो पानी ऊपर की ओर प्रवाहित करता है, अर्थात बढ़ाता है, मशीन होती है। पानी नीचे इकट्ठा होगा, वहां नीचे टंकी रहेगी, उसमें से फिर मशीन के जरिए उसको बड़ी टंकी में ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा, और फिर ऊंचाई से जो है उसको घरों घरों तक पाइप के माध्यम से, और सर घरों में मेरा नल से हम आप पानी सर का मेरा उपयोग। माइक अनम्यूट करे रहना। हाँ बच्चों, मेरा माइक हाँ बोलो। जब शुद्धिकरण केंद्र का पानी घर घर पहुंचाने से पहले ऊंचाई पर स्थित किसी टंकी में संग्रहित करते हैं, जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार टंकी का पानी बड़े नलों से छोड़ते हैं। ऊंचाई पर स्थित टंकी से नल से कई शाखाएं निकलती हैं, अलग अलग। जैसे एक मान लो यहाँ हमारे क्षेत्र में पानी की टंकी है, तो उसका एक समय निर्धारण है। इस समय पर इस जगह पानी छोड़ा जाएगा, इस सोसाइटी में छोड़ा जाएगा, यहाँ छोड़ा जाएगा। ऐसा उनका एक निश्चित मापदंड होता है, समय सारणी होती है, और उस समय पर पानी छोड़ा जाता है। और हमें आपको भी जानकारी है कि इतने बजे पानी आएगा, तो उससे पहले जो हमारे पास पानी इकट्ठा है उसका हम उपयोग कर ले अन्य कार्यों में। और जब सीधा पानी आ रहा है, ताजा पानी आ रहा है, जिसे कहते हैं ताजा पानी, है ना, जबकि ताजा बासी कोई प्रश्न नहीं है। तो जो पानी आज आ रहा है उसे हम फिर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, और अपने उपयोग में लाते हैं। चित्र के माध्यम से किताब में दिखाया गया है कि कैसे पानी जो है उसका पहुंचाया जाता है शहरों तक, गांवों तक, गली गली तक, ठीक है। हाँ, पानी के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, अहम आवश्यक है, ठीक है। जैसे हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन के लिए, वैसे जल भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, इसलिए जहां तक संभव हो पानी के स्रोत मानव बस्तियों के समीप होने चाहिए। स्वाभाविक है, बस्तियां भी वहीं बसती हैं जहां जल हो। ध्यान रखना बच्चों, जल जहां होगा वहीं बस्तियां होंगी। इसीलिए आप कभी भी कहीं भी यात्रा करो, आप देखेंगे जब नदी आप पार करते हो उस शहर में, तो जहां भी नदी होगी उसी के बाद शहर आता है या पहले आएगा। हमेशा ध्यान रखना, नदियों के किनारे ही हमेशा शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई जाके जंगल में बस जाए। जल बहुत जरूरी है, जल बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे वायु, वायु हमारी प्राण वायु है, हवा के बिना हम तो एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन वैसे जल भी है, हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन जो हमें नित्य प्रतिदिन का कार्य है वह हमें हर हाल में करने के लिए जल की आवश्यकता हर पल होगी। तो जल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए प्राचीन काल में नगरों का स्थान बड़ी नदी के किनारे, मैंने बता दिया इस बात को, कि हमेशा प्राचीन काल में नहीं है, आज भी जहां पानी नहीं होगा वहां हम आप रहने के लिए नहीं जाएंगे। पहले यही देखते हैं हम आप शहरों में कि जल की पूर्ति है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, सुख सुविधा है कि नहीं वहां। और विशेष रूप से आजकल तो हमारी महानगर पालिका ने हर क्षेत्र में, है ना, हर क्षेत्र में, हर गली कूचे में जल की व्यवस्था की है, प्रकाश की व्यवस्था की है ना। शुद्धता के लिए भी, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए भी जो अच्छाइयाँ हैं उन पर वह ध्यान दे रही है और दिया भी है। हमारे देश में ऐसे बहुत से महानगर हैं, महानगर हैं, नगर हैं, ठीक है, जहाँ जो है इन सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। उत्तम भारत में हमारे देश की राजधानी दिल्ली, याद रखो दिल्ली, एक उदाहरण दिया गया है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। नासिक शहर गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। इलाहाबाद गंगा के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा के किनारे बसा हुआ है।
हमेशा जो भी शहर होंगे, मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ना? सरदार सरोवर बांध साथ, है ना? वहां बसा हुआ है ना? हाँ, तो हमेशा नदियां ही रहेंगी। नदी होगी तो शहर बसेगा, जल की व्यवस्था होगी तो शहर बनेगा, लोग वहां रहेंगे। जल की पूर्ति अति आवश्यक है हमारे लिए और होना भी चाहिए और हो भी रहा है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी तट पर नासिक शहर बसे हैं। मैंने पहले ही उदाहरण में आपको बता दिया है। आज भी कुछ बस्तियों के लोग कुओं तथा नलकूपों से पानी निकालते हैं। गांव वगैरह में विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि नल वगैरह है और कुएं से उसी के पानी का हम आप हमेशा उपयोग करते हैं और यहाँ तो पानी इकट्ठा रहता है झीलों में, उसको हम नलों के जरिए अपने घर में उपयोग में लाते हैं, शुद्ध करके शुद्ध किया जाता है उसको। लेकिन गांव में नलकूप से सीधा हैंड पंप चलाए और सीधा पानी लेके पी लिए, है ना बच्चों? हाँ, गाँव में न तो उसको छाने, न उबालें, लेकिन गाँव में भी हमें पानी जो है वह छान कर, उबाल कर शुद्धता के साथ ही पीना चाहिए। यदि कुएं का पानी पीने के लिए हानिकारक होने की संभावना हो तो उसे उबाल कर, कोई भी पानी, हम आज भी अगर घर में पानी पी रहे हैं, उबाल कर ही पियो, फिटकिरी घुमा कर पियो। पानी के गिलास में थोड़ी-सी फिटकिरी घुमा दो, गिलास रख दो, जो भी मिट्टी मैल होगी वह नीचे बैठ जाएगी और उस पानी को फिर से आप छान कर आप उपयोग में ला सकते हैं। इन विधियों का निरंतर हमें आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जल के माध्यम से ही हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है? जल, हाँ, जिससे स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा न हो। कुछ स्थानों पर टैंकरों द्वारा पानी के परिवहन करके बस्तियों में पानी के जहाँ कोई साधन नहीं है, पाइप की व्यवस्था नहीं है, टंकी की व्यवस्था नहीं है, नल की व्यवस्था नहीं है, कुएँ की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। जैसे गर्मी के महीने में महाराष्ट्र में ही बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर ट्रकों के माध्यम से पानी की टंकी लगी रहती है उन पर, उसके माध्यम से टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। क्योंकि जल स्तर इस समय बहुत नीचे चला गया है, बहुत सारे स्थानों पर। तुम्हारे ग्र तुम्हारे घर में प्रतिदिन कितना पानी लगता है? प्रतिदिन लगने वाला पानी कौन भरता है? बता सकते हो बच्चों? कितना पानी लगता होगा आपके घर में अंदाज़ा? हाँ बच्चों? हाँ, हमें आपको जानकारी नहीं है। कभी ज़रा सोच कर देखो इस प्रश्न को, सोचो, विचार करो इस पर कि हम प्रतिदिन अपने घर में कितना पानी उपयोग में लाते हैं और कितने पानी की आवश्यकता है हमें और कितना पानी हम खराब करते हैं, है ना? हाँ, इन सारी बातों का हमें आपको जागरूकता से ध्यान देना है। जागरूक होना, जागरूक जब हम आप हो जाएँगे किसी भी चीज़ के लिए, तो हमेशा उस चीज़ पर अमल करेंगे। जागरूक नहीं होंगे, खाली सुने, ध्यान में रखे बस हो गया। नहीं, जागरूक सदैव हर पल जागरूक रहो, हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए, हर पदार्थ के लिए। ठीक है? एक तुम्हें प्रयोग करके ऐसा घर पे दिया गया है कि एक एक अपने घर की एक बाल्टी लो, उसे उठाकर वज़न का अनुमान करो। अब उस बाल्टी से आधा भाग पानी भरो, अनुमान करो कि अब बाल्टी भारी हो गई है। पानी से पूर्णतः भरी हुई बाल्टी उठाकर एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना परिश्रम का काम है ना? अब सोचो कि तुम्हारे घर में प्रतिदिन ऐसा कितनी बाल्टियाँ पानी लगता है। अब तुम्हें अनुमान होगा कि इतना पानी प्रतिदिन भरने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। स्वाभाविक है। यहाँ सिर्फ यही सिद्धांत है, यही सिखाया गया है, यही बताया गया है कि परिश्रम, हमें परिश्रम पर भी ध्यान देना है। हमें कितनी बाल्टी पानी लगता है, कितना हम परिश्रम कर सकते हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है हमें आपको। नाजायज़ नहीं, है ना? एक शब्द है फालतू, है ना? फालतू का पानी मत भरो, जाने दो। काम है जितना उतना ही बच्चों। हाँ। नीचे दिए यंत्र चलाने के लिए किन ईंधनों का उपयोग करते हैं? इसे आप ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपी में कि नलकूप से पानी निकालने वाला कौन-सा यंत्र है? ऊँची टंकियों में पानी चढ़ाने वाला पंप, बस्ती तक पानी पहुँचाने वाला टैंकर, जल का शुद्धिकरण तथा उसे ऊँचाई तक टंकी में पहुँचाने की क्रिया में बहुत से लोग काम करते हैं। स्वाभाविक है, मनुष्य बल, बिना मनुष्य बल के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यंत्र हैं, लेकिन उसमें भी मनुष्य बल की ज़रूरत है। बिना मनुष्य बल के यंत्र नहीं चलेगा। ठीक है, बिजली है,
हम बटन चालू करेंगे तो ही भी पंखा चलेगा, है ना। तो मनुष्य बल का उपयोग होगा ही। कहीं भी हम यदि यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, किसी कार्य में कर रहे हैं, तो हमें परिश्रम करना ही होगा, मनुष्य बल वहां उपयोग लाना होगा ही, स्वाभाविक है। अब बहुत सारे लोग इस कार्य में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे हम अपना कार्य करते हैं, अपने लिए परिश्रम करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे भी जो कार्य में सहयोग कर रहे हैं, जिस चीज का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, मनुष्य बल लगा हुआ है, परिश्रम लगाकर वह कार्य हम तक हो रहा है। ठीक है बच्चों? हाँ, पानी का बचत कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। पानी की बचत हमें आपको करना चाहिए। मुँह धोने के लिए लिया गया पानी बच जाए तो तुम उसे फेंक देते हो या फिर से उपयोग में लाने हेतु वैसा ही रखते हो, है ना? कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुँह धोने के लिए यदि आधे का भी आधा ग्लास पानी ज़रूरत है, तो हमें उतना ही ग्लास में पानी लेना चाहिए। जितना हमें उपयोग में हो, जो हम जिस पानी का हम जितना उपयोग कर सकें, उस पानी को उतना ही उपयोग में लेना चाहिए। पहली जागरूकता, ठीक है? हमने ग्लास में पानी ले लिया, हमको पीना है खाली 2 घूँट और भर लिए पूरा ग्लास, उसके बाद फेंक दिए। जैसे गाँव में मुँह धो-धो के लोटे में पानी बचा तो उसको उठा के फेंक देते हैं, है ना? यहाँ तो हम आप ऐसा नहीं करते और जागरूक भी हैं हम आप, क्योंकि हम आप नित्य प्रतिदिन ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, अध्ययन अध्यापन वर्ग के माध्यम से, बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित जागरूकता अभियान के अंतर्गत इत्यादि बातों की जानकारी रखते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। प्रतिदिन सुबह तथा रात में दांतों को स्वच्छ करते समय नल का पानी बहने देते हो या बीच-बीच में नल बंद करते हो? अक्सर मैंने देखा है बेटा कई लोगों के घरों में या अपने रिश्तेदारों वगैरह के भी यहाँ गया हूँ, तो वो ब्रश कर रहे हैं, नल चालू है छोड़ दिए हैं। नहीं, हमें जब मुँह धोना हो, हाथ धोना हो, तभी नल का उपयोग करो, अन्यथा नल को बंद कर दो। ठीक है, मैंने अपना मुँह धो लिया, अब मैं ऐसे मुँह धो रहा हूँ और नल चालू है, नहीं। हमने पानी लिया, ग्लास में, हाथों में ही ऐसे ही मैंने जैसे हाथ में ही पानी ले लिया, तो उस नल को बंद कर दो, ठीक है? उसके बाद आप मुँह धो लो, फिर आपको ज़रूरत है, फिर नल चालू कर लो, है ना? इस बात का उपयोग विशेष रूप से हमें सभी बच्चों को करना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो विद्यालय हैं, है ना? उसमें विशेष रूप से, नहीं तो हम पानी ऐसे ही खोल के बहुत सारे ऐसे रहते हैं, कंप्लेंट आती है कि बच्चे नल खोल के चले गए हैं। नहीं, हमें आपको जागरूक होना है। नल हमने उपयोग किया पानी का, नल बंद कर दीजिए, उसके बाद ही वहाँ से हटिए। देख लीजिए, लीकेज है तो उसकी सूचना दीजिए। सब्जियाँ, फल आदि धोने के बाद पानी को फेंक देते हो या पौधे को देते हो, ये भी महत्वपूर्ण है। हम सब्जियाँ धोते हैं, फल धोते हैं, उस पानी का उपयोग आप ऐसे ही फेंक देते हो, नहीं, आप उसको रख लीजिए, गमले में डाल दीजिए या पेड़-पौधे हैं, वहाँ लेकर जाके दीजिए, वहाँ डाल दीजिए उसको, है ना? हाँ, बर्तन घिसते समय नल को पूरा खोलकर पानी बहने, एक थाली मान लो हमको धोना है और नल चालू कर दिए हैं, अभी थाली जो है धो रहे हैं, है ना? और नल चालू है, नहीं, नल बंद करके रखो, थाली में आप आराम से लगा लो, है ना? साबुन, विम बार जो कुछ भी है आपका, उसके बाद जो है आप नल के पास ले जाइए, नल खोलिए और उस थाली को धोइए, ठीक है? जितना उपयोग हो सकता है, उतना ही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए पानी का। हम हम आपको बता रहे हैं, आप अपने मम्मी-पापा को बताइए, समाज में बताइए, तब जाके यह बात बड़ी पैमाने पर अपने आप लोगों को पहुँच जाएगी। बगीचे के पौधे को पानी देना है, नल का पानी है और कुएँ में भी पानी है, तुम किस पानी का उपयोग करोगे? है ना? देखो ज़रा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बगीचा है, वहाँ हम नल जो हमारा है उससे पानी ले जाकर उसको देंगे? नहीं, कुएँ के पानी का उपयोग करेंगे, क्योंकि कुएँ का पानी हो सकता है हानिकारक हो, लेकिन यह हो सकता है कि वह हानिकारक ही हो, लेकिन जो हमारा नल का पानी है, वह कभी हानिकारक नहीं होगा। विषम परिस्थितियों की बात अलग है, कभी हानिकारक नहीं होगा, तो उस नल के पानी को हमें पेड़-पौधों को नहीं देना है, बल्कि जो कुआँ है, उसका पानी जो है पेड़-पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमने क्या सीखा? हमें पानी का निरंतर उपयोग करना पड़ता है, इसलिए घर में पानी का संचयन करते हैं। पानी का संचयन करने वाले बर्तनों को ढक्कन तथा टोटी हो तो पानी स्वच्छ बना रहता है,
और उसका उपयोग करना सुविधाजनक होता है। पीने का पानी अहानिकारक न होने पर रोग हो सकते हैं, इसलिए पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। बड़े गांव और महानगरों में जल शुद्धिकरण केंद्र तथा जल वितरण की व्यवस्था रहती है। स्वाभाविक है, हर जगह पीने के लिए उपयुक्त पानी प्राप्त करना परिश्रम का काम है, जिसमें धन खर्च करना पड़ता है। पानी का भंडारण और उसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इत्यादि बातों की जानकारी हम आप अध्ययन अध्यापन के इस वर्ग में पा चुके हैं, कर चुके हैं। इस पाठ के माध्यम से कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों से बच्चों विशेष रूप से अनुरोध है कि स्वाध्याय के प्रश्नों को आप जरूर किया करिए, क्योंकि जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो हमें अस्थायी ज्ञान होता है और उस पाठ का जो कुछ भी सारांश है, जो मुख्य बातें हैं, वह हमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही समझ में आती हैं कि हमने कितना सीखा, हमने क्या नहीं सीखा। आइए बच्चों, चलते हैं पाठ 6 हमारा भोजन की विविधता। भोजन, भोजन में हमेशा ऐसा नहीं है कि हम खाली बस एक ही खाद्य पदार्थ खाएं, नहीं। संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब है जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी है ना। हाँ, संतुलित आहार और निश्चित मात्रा में भोजन उपयोग में करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अनाज या साग सब्जी से जो खाद्य पदार्थ तुम्हारे घर बनाए गए हैं अपनी कॉपी में, ठीक है, नित्य प्रतिदिन हमारे घर में कुछ न कुछ भोजन पकाया जाता है ना, खाना बनाया जाता है ना। हाँ, तो उसकी जो है आप एक सूची बना लो कि आज चावल से क्या क्या बना, आटे से क्या क्या बना, दाल से क्या बना, है ना। हाँ, कौन सी सब्जी आज हमने खाया, सब्जी में जो है कौन कौन सी सब्जियां हैं, या बाजार गए आप तो कौन कौन सी सब्जी खरीद कर लाए, उस सब्जी का उपयोग आप किस रूप में कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी हाँ, जैसे आटे का है, रोटी खा रहे हो, है ना, घी लगा के खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, है ना, पूरी खा रहे हो, कचौरी खा रहे हो, है ना, तो उसका थोड़ा उपयोग करके आप एक सूची बना सकते हैं क्रमबद्ध रूप से। प्रतिदिन अगर आप 2-4 दिन 10 दिन भी ऐसा करते हो तो स्वाभाविक है कि हमारे घर में जो कुछ भी भोजन पकाया जाता है वह नित्य प्रतिदिन एक जैसे नहीं होता, थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन हम अक्सर उसी भोजन को हमेशा सतत ग्रहण करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 दिन हमने बदल दिया, मान लो ऐसे रहता है कभी-कभी घर में बच्चों कि घर में ऐसे होता है कि अरे आज कुछ ज़्यादा मत बनाओ, चलो खिचड़ी बना लेते हैं। और शनिवार के दिन तो खिचड़ी खाने की ऐसी मान्यताएँ भी हैं कि शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए और उसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि मान लो हमने हफ्ते भर कुछ अलग ही चीज़ खाया है और फिर जो है कुछ गड़बड़ है या बदहज़मी होने की संभावना है, तो शनिवार के दिन यदि हम आप खिचड़ी खाते हैं, तो खिचड़ी बहुत हल्का भोजन है और उससे स्वास्थ्य जो है वह बना रहता है, ठीक है? हाँ, तो आपको भी ऐसे बनाना है कि चावल से क्या-क्या बनाया जाता है। चावल यानी धान, धान से ही चावल होता है। तो क्या-क्या बनता है, भाकरी, कोचा, इडली, भात, आप ऐसे कुल जो है आप बना सकते हो कि आटे से क्या-क्या बनता है, चावल से क्या-क्या बनता है, ठीक है? हाँ। तुम्हारे द्वारा बनाई गई सूची देखो, किसी अनाज या साग-सब्जी से एक से अधिक खाद्य पदार्थ बनाए गए हो तो ऐसे पदार्थों की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में लिखो। हमें आपको एक सूची ऐसे बना लेना है, किस अनाज से हमने कौन-सा खाद्य पदार्थ बनाया। प्रमुख खाद्य फसलें, प्रमुख खाद्य फसलें और एक नक्शे के माध्यम से भारत देश में कहाँ-कहाँ होती हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हमें और आपको नक्शे में मिलेंगी। नक्शा हमेशा जब भी दिखाया जाता है, तो उत्तर दिशा ऊपर होती है और दक्षिण दिशा नीचे होती है, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना, हमेशा जब भी नक्शे का हम उपयोग करते हैं, तो उत्तरी दिशा जो होती है, वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। ध्यान रखना, इसीलिए नक्शे को ऐसे खड़ा करके नहीं देखा जाता है, नक्शे को रख के देखा जाता है, ठीक है बच्चों? हाँ, और उसमें जो है बहुत सारे सांकेतिक ऐसे दिखाए गए हैं कि कहाँ गेहूँ है, कहाँ चावल है, कहाँ ज्वार है, ठीक है? हाँ। पूरे देश में खाद्यान्न फसलों के वितरण को ध्यान में रखो। राज्यों के अनुसार फसलों के वितरण के अंतर को समझो। किस राज्य की कौन सी प्रमुख फसलें हैं? सागर के तटीय क्षेत्रों में कौन सी खाद्य फसल अधिक मात्रा में पाई, तटीय क्षेत्र सागर के जो समुद्री किनारे हैं वहां कौन कौन सी फसलें होती हैं? उत्तर भारत में कौन सी खाद्य फसलें बोई जाती हैं? इन तमाम बातों की सूची
आप जो है बनाएंगे अपने नक्शे के माध्यम से या अध्ययन करके। हमारे देश में खेती का व्यवसाय सर्वत्र किया जाता है। खेती हमारा प्रमुख व्यवसाय है भारत देश का। किसी भी देश का हमेशा प्रमुख व्यवसाय खेती ही होती है और भारत है ना, कृषि प्रधान देश है भारत, कृषि प्रमुख है। सभी स्थानों पर समान रूप से वर्षा नहीं होती, यह कम अधिक होती है, स्वाभाविक है। वर्षा जो है सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे ही हमेशा वर्षा रहती है और उसका एक निश्चित वर्षा काल समय होता है अलग अलग राज्यों का, है ना। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसे यहाँ भी हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहां पर कौन सी फसल होगी, चावल होगी, मडुआ, सांवा की फसलें होती हैं जिसे हम यहाँ मराठी में भगर कहते हैं। नारियल तटीय इलाकों में होता है, सागरी जो तटीय इलाके हैं वहां पर होता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, अरहर, सोयाबीन की फसल होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मोठ जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र है, ज्वार और बाजरा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अच्छी फसलें होने के लिए उत्तम बीज, उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त सूर्य प्रकाश, अपेक्षित पानी की आवश्यकता होती है। फसलों के लिए बहुत जरूरी है कि उत्तम बीज हो, जल की सुविधा हो, सूर्य प्रकाश भरपूर मात्रा में मिले, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ही वनस्पतियां हमेशा अपना भोजन तैयार करती हैं, हम आप जानते हैं। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार अनाज तथा साग सब्जी में विविधता दिखाई देती है, अलग अलग वैरायटी रहती है ना। हाँ, जैसे अभी तो ऐसा हो गया है कि गुजरात की सब्जी मंडी जो है वहां से भाजी खरीद के महाराष्ट्र में आ रहा है ना, महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में जा रहा है ना। 12 महीने हर साग सब्जी मिल रही है, लेकिन उसकी विविधता हमेशा बनी रहती है कि बरसात के महीने में ये साग सब्जी, गर्मी के महीने में ये साग सब्जी, है ना, वर्षा के महीने में ये साग सब्जी। ठीक ऐसे ही फल, है ना, फ्रूट्स जो होते हैं यह भी हमेशा ऋतुओं पर आधारित होते हैं, है ना। दुकान पर जाओ, वहां आप हमेशा निरीक्षण करो, गर्मी के महीने में 2 दिन जाओ खाली, वर्षा के महीने में 2 दिन जाओ और ठंडी के महीने में 2 दिन जाओ, है ना। हाँ, आपको देखेंगे कि कुछ फल जो है वह गर्मी के महीने में मिलते हैं, कुछ फल ऐसे हैं जो वर्षा के महीने में मिलते हैं और कुछ फल ऐसे हैं जो ठंडी के महीने में मिलते हैं, है ना। विशेष रूप से केला एक ऐसा फल है कि जो 12 महीने मिलता है ना? हाँ, तो आजकल तो वैसे सभी फल मिल रहे हैं 12 महीने, लेकिन बाज़ार में जो है या फल मंडी जो है या फल की जो दुकान है, जो विक्रेता है, वह ऋतुओं के अनुसार ही फल को खरीद कर लाता है और उसे बेचता है और हम आपको भी ऋतुओं के अनुसार ही हमेशा फल ग्रहण करना चाहिए, अन्न ग्रहण करना चाहिए, है ना? हाँ, स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, क्योंकि देश काल परिस्थितियाँ जो होती हैं, वह परिवर्तनशील होती हैं। ठीक ऐसे ही हमारा भी जो जीवन है, वह हम सदैव परिवर्तनशील होता है। जैसे देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा शब्द, है ना? जैसा शहर, जैसा नगर, जैसा गाँव, वैसे ही हमें जल, अन्न का उपयोग करना चाहिए। फल की दुकान से भी आप जाके मालूम कर सकते हो। उसके बाद आप एक सूची बना लो कि कौन-सा फल गर्मी के महीने में अधिक में इस सूची बना लेनी चाहिए। क्या होगा, हमें आपको यह जानकारी होगी कि यह वर्षा ऋतु का फल है, साग-सब्जी है, अनाज है ना? यह गर्मी ऋतु का है, यह ठंडी ऋतु का है ना? शीत ऋतु का है ना? हाँ,
तो हमें आपको ऐसी सूची बना लेनी चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है कि इरफान और शुक्रिया बाजार से आलू बहुत सस्ते मिले हैं। वे आलू की सब्जी खाते खाते उब गए हों। तुम उन दोनों को आलू से बनाए जाने वाले अलग अलग पदार्थों की जानकारी दो। स्वाभाविक है, हमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आलू से क्या क्या बनाया जा सकता है, खाद्य पदार्थ, है ना? क्योंकि आलू की भाजी खा खा के, खाली आलू ही खा खा के उब जाते हैं और विशेष रूप से समयानुसार आलू का प्रयोग ज्यादा करते हैं, है ना? जब आलू की फसल तैयार हो जाती है तो सब लोग आलू ही खाते हैं, है ना? करते हैं नहीं ऐसा? हाँ, जैसे मटर, हरा मटर बाजार में फसल आई है तो सब मटर ही खा रहे हैं, है ना? हाँ, पालक आ जाती है तो पालक ही खाते हैं। समयानुसार, समयानुरूप हमेशा साग सब्जी अन्न का उपयोग करना चाहिए। महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ क्या है, इसे जो है एक नक्शे के माध्यम से यहाँ किताब में रखा हुआ है, उसे आप जो है निरीक्षण करिए, देखिए ध्यान पूर्वक और उस पर आप ऐसा सोचिए कि किताब बंद करके, याद करके कि यहाँ की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, ठीक है? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, है ना? तमाम ऐसे, उड़ीसा, तो ऐसे आप करिए। अभी तो महानगर पालिका ने कुछ ऐसा एक प्रोग्राम भी रखा है उड़ीसा का। उनका खान-पान जो है, उनकी बोली भाषा कैसी है, उनकी वेशभूषा कैसे है, उसके बारे में एक प्रोग्राम भी चलाया है। स्कूलों में चल रहा है, हम आप कर रहे हैं बच्चों। हाँ, ठीक है? उसमें जिला, राज्य तथा उनके पदार्थों की सूची दी हुई है। राज्य कौन से हैं, जिला कौन सा है ना? इसकी एक सूची बनाओ और दिया भी गया है किताब में कि किस जिले, महाराष्ट्र के किस जिले में कौन सी फसल होती है, कौन सी साग सब्जी होती है, कौन से फल होते हैं। किसी भी क्षेत्र में पैदा होने वाली मुख्य फसल का उपयोग उन क्षेत्र में विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। स्वाभाविक है, जो भी फसल ज्यादा होगी, जो भी साग सब्जी ज्यादा होगी, उसका उपयोग हमेशा ज्यादा ही होगा और उससे अलग अलग किस्म के, तरह के खाद्य पदार्थ बनाए जाएंगे, ठीक है? महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में ज्वार का विपुल मात्रा में उत्पादन, जो पठारी प्रदेश है महाराष्ट्र का, पठारी इलाका है, वहां पर जो है, जो क्षेत्र है, वहां पर ज्वार बहुत अधिक मात्रा में पैदा होती है। तो इस क्षेत्र में ज्वार से परिमल, खील, भाकरी, घुघरी, पापड़, बड़ी, कौड़ी, चौला, धपाटे इत्यादि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, पराठे अलग अलग तरह के, है ना? हाँ, जैसे ज्वार बहुत हो रही है तो ज्वार का अलग अलग माध्यम, क्योंकि खाली बस ज्वार की रोटी खा 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 कर तुम डूब जाएंगे, ज्वार का भात खा खा के उब जाएंगे, तो उसको हम रूप जो है उसका बदल देते हैं और हमें स्वादिष्ट भी होता है और रुचिकर होता है। कोंकण अथवा सागर के तटीय क्षेत्रों में चावल, नारियल तथा नारियल तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। जो सागरीय तटीय क्षेत्र है वहां पर नारियल और चावल सबसे ज्यादा होता है, तो उसका भी प्रयोग वह अलग अलग ढंग से करते हैं। मध्य महाराष्ट्र में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल तथा सरसों आदि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ध्यान दो कि मिट्टी तथा जलवायु के अनुसार फसलों में अंतर होता है। इस परिवर्तन के अनुसार ही उस क्षेत्र के लोगों का आहार निर्धारित होता है। स्वाभाविक है, जलवायु जैसी होगी वैसा हमारा आपका रहन सहन होगा, वैसा हमारा आपका भोजन होगा, ठीक है? हाँ, जैसी जलवायु वैसा भोजन, जैसी जलवायु वैसा पहनावा, ठीक है? जलवायु पर ही निर्भर होता है सब कुछ, है ना? जैसे ठंडी पड़ने लगती है तो हम आप कपड़े पहन लेते हैं ऊनी, है ना? हाँ, ठीक वैसे ही खाद्य पदार्थ भी जो होते हैं वह जलवायु के अनुसार ही होते हैं। मैं बहुत पहले हैदराबाद गया था बच्चों, वहां इडली सांभर खा के ही उब गए। गेहूं की रोटी खाने के लिए तरस जाओ, चावल ही खाओ, सांभर चावल, सांभर चावल, दही चावल, बस। हाँ, क्योंकि वहां के लोगों को वही है भोजन, क्योंकि चावल ज्यादा पैदा होता है आंध्रा में, ठीक है? हाँ, नारियल, नारियल खूब पियो, सस्ता है एकदम। हाँ, पहले किसी निश्चित ऋतु में मिलने वाली फल तथा सब्जियां अब तो पूरे वर्ष भर मिलने, मैंने बताया आपको। जब से आधुनिक खेती होने लगी है, अलग अलग राज्यों से अलग अलग किस्म की अलग अलग साग सब्जियां, अन्न, अनाज, फसलें उगाई जाने लगी और वह एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाई जा रही हैं।
इसलिए आजकल तो वर्ष भर हमें सभी खाद्यान्न मिल रहे हैं, भोज्य पदार्थ मिल रहे हैं। पूरे वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो गई, संकरित बीजों की उपलब्धता हो गई, विश्व के विभिन्न भागों से फल तथा सब्जियों का आना हो गया, विश्व से भी द्रुत शीघ्र परिवहन की सुविधाएं हो गई, ठीक है, यातायात साधन जो है वह उपलब्ध हो गया और जल्दी से जल्दी पहुंच जाता है, खराब होने का भी डर नहीं रहता है, समय की भी बचत होती है। ऐसा मान लो कि तुम्हें ज्वार, बाजरे, गेहूं, चावल तथा मक्के जैसे अनाजों से तैयार किए गए वाले खाद्य पदार्थों खाने के लिए मिलने वाले नहीं है। इस स्थिति में तुम्हें कौन कौन से पदार्थ खाने पड़ेंगे, इस संबंध में सोचो, उनकी सूची बनाओ। ठीक है, जैसे हम आप ही यहाँ आ गए हैं तो वड़ा पाव खाते हैं, है कि नहीं, ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, वैसे गांव में भी ज्वार बाजरा खाते हैं रोटी, लेकिन गेहूं की रोटी उत्तर प्रदेश में जो है ज्यादा खाई जाती है ना। जौ की रोटी तो अब मिलती ही नहीं है हमें आपको, जौ। हमने क्या सीखा इस पाठ के माध्यम से, खाद्य पदार्थों की विविधता, विविधता यानी कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, कितने प्रकार के हैं, कितने तरह के हैं, हम उसे किस रूप में उपयोग कर रहे हैं। क्षेत्र के अनुसार खाद्य पदार्थों में विविधता, क्षेत्रों के अनुसार भी खाद्य पदार्थ जो है वह सदैव बदलते हैं, जैसे बोली, भाषा, जल, वैसे ही अन्न भी बदल जाता है हमारा हमेशा। ऋतुओं के अनुसार खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों की उपलब्धता परिवर्तित होती है, स्वाभाविक है, जो कुछ भी होगा वह ऋतुओं के पर आधारित होगा, जैसे ऋतु होगी वैसे फल आएंगे, वैसे अनाज आएंगे। महाराष्ट्र और पड़ोस के राज्यों के विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त करो। महाराष्ट्र के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां कौन सी खाद्य फसलें होती हैं, हमारे यहाँ कौन सी खाद्य फसलें होती हैं, उनके खाद्य पदार्थ क्या हैं, हमारे खाद्य पदार्थ क्या हैं। इसी को मैंने एक उदाहरण रूप में कहा, उड़ीसा, उड़ीसा से ऐसा कुछ हुआ है हमारे यहाँ एक संबंध स्थापित कि उड़ीसा का जो है वह प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लागू है और महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है वह उड़ीसा में लागू है, वेशभूषा, अन्न और बोली भाषा। ठीक है, इस पर एक आधारित हुआ है कार्यक्रम और इसी के माध्यम से वह कार्यक्रम चल रहा है विद्यालयों में। संक्षेप में उत्तर लिखो, गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। स्वाध्याय के बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं, उसके ज्यादा भी अधिक भी आप ऐसा सोच सकते हो। जैसे जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो हमें अपने मन से भी प्रश्न बनाने आना चाहिए। जिस छात्र को जीवन में प्रश्न बनाने आ गया उसे सदैव उत्तर आएगा, यह स्वाभाविक है। हमें प्रश्न का निर्माण करना चाहिए, फिर उत्तर उसका देना चाहिए। प्रश्न बनाने गया तो उत्तर स्वाभाविक है कि आ जाए। हमने थोड़ा सा सारांश पढ़ा, उसमें से आप प्रश्न बनाओ, स्वयं को पूछो, फिर आप स्वयं उसका उत्तर दो। ठीक है, खुद प्रश्न बनाओ, खुद उत्तर लिखो। अस्थायी ज्ञान, सदैव ज्ञान रहेगा। विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के नाम लिखो, खाद्य तेल कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे तेल भी अलग अलग किस्म के खाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम आप हैं तो मूंगफली का तेल ज्यादा उपयोग में लाते हैं, गांव जाते हैं तो सरसों का तेल का प्रयोग, सदैव गांव में सरसों के तेल का ही प्रयोग होता है। जैसे महाराष्ट्र में हमेशा मूंगफली, आज तो ठीक है सोयाबीन आ गया है, तब है ना तमा, सूर्यमुखी आ गया है, बहुत सारे तेल आ गए, लेकिन विशेष रूप से हम आप मूंगफली का ही तेल का उपयोग करते हैं। अधिकतर ऐसे गांव में भी अधिकतर सरसों के ही तेल का प्रयोग होता है। जो भी खाद्य पदार्थ हमारा बनता है, साग, सब्जी, पूरी, है ना, वह सब किससे बनाया जाता है, सरसों के तेल। तुम्हारे गांव घर में कौन सा विशेष खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, या खाद्य पदार्थ किसने बनाया, किससे बनाया जाता है। हमारे खुद के घर के बारे में सोचो कि हमारे घर में आज कौन सा खाद्य पदार्थ बना है, इसमें किसका उपयोग हुआ है, कौन कौन सी खाद्यान्न है, कौन सा तेल है। ठीक है, इसका भी हमें आपकी एक सूची बनानी चाहिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। समूहों के असंगत खाद्य पदार्थों के चारों ओर गोला बनाकर, ये आपको असंगत शब्द होंगे, उसमें 4 दिए रहेंगे, 5 दिए रहेंगे, उसमें से एक शब्द जो है जो असंगत होगा, जो मेल नहीं खाता होगा, अर्थात जैसे उस फल से, उस खाद्यान्न से वह चीज बनती है कि नहीं, वह रूप बनता है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है और अगर नहीं बनता है तो उसे गोला करना है। निम्नलिखित में अनाज, सब्जी तथा फल सब्जी कौन सी है, लिखो। अनाज क्या है, फल क्या है, इसकी एक सूची आपको बनाना है। यहाँ 2-3 ही उदाहरण दिए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, आपको स्वयं ही एक ऐसी सूची बना लेना चाहिए फलों की, खाद्यान्न की, फसलों। और उपक्रम,
उपक्रम मुख्य होता है बच्चों, ठीक है। पाठ के हर अंत में जो है एक उपक्रम दिया जाता है और उस उपक्रम के माध्यम से हम आप जागरूक होते हैं, उसके बारे में निश्चित पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक दिया गया है उपक्रम इस पाठ में, अन्य क्षेत्रों में बनाए जाने वाले किसी एक खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त करो और अपने अभिभावक की सहायता से वह खाद्य पदार्थ घर पर बनाओ, है ना? आजकल तो सब लोग जो है किताबों में पढ़कर, है ना? कि उसमें से जो है कैसे खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, ऐसे सीखते हैं। चैनलों पर देखते हैं, है ना? हाँ, तो हमें आपको स्वयं भी जानकारी लेनी चाहिए कि इस क्षेत्र का यह खाद्य पदार्थ है, वह कैसे बनाया जाता है, किस खाद्यान्न से बनाया जाता है, किस फसल से बनाया जाता है, किस अनाज से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है? इस पर भी हमें आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए और घर पर बनाना चाहिए। जैसे गाँव वगैरह में भी आजकल इडली बनाई जा रही है, डोसा बनाया जा रहा है और एक और कोई आया है, ऐसे बच्चों मैं नाम बता देता हूँ, चाउमीन क्या है कुछ, हाँ, तो वो सब भी गाँव वगैरह में भी अभी मिल रहा है ना? हाँ, तो उसकी जानकारी भी हमें आपको घर पर ही मालूम होना चाहिए, ठीक है? हाँ, मोमोज़ एक पता नहीं क्या है, आजकल लोग बहुत खाते हैं, मैं तो कभी खाया नहीं ये सब, तो उसके वो भी अभी गाँव में मिल रहा है, गाँव के छोटे-छोटे शहरों गाँव में मिल रहा है, बाज़ारों में मिल रहा है। हाँ, तो वह शहरों से ही आया, कहीं और वह खाया जाता था, किसी अलग क्षेत्र में, किसी अलग प्रदेश में, किसी अलग जिले में, शहर गाँव में, वहाँ से हमारे यहाँ आया। तो ऐसी सब जानकारियाँ हमें आपको रखनी चाहिए। मान लो कि तुम सैर के लिए कहीं गए हो, वहाँ के उन प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करो। स्वाभाविक है, हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो वहाँ कौन-कौन सी खाद्य पदार्थ हैं, कौन-सी फसलें होती हैं, इसके बारे में हमें आपको जानकारी लेनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे दूँ आपको, मैं आसाम गया था बच्चों और आसाम में मुझे इतनी तकलीफ हुई खाने-पीने की और बोली भाषा की, क्योंकि वहाँ हिंदी कोई जानता नहीं, अंग्रेज़ी बोल नहीं रहे थे और हम खाली इशारों के माध्यम से बता रहे थे कि हमें ये चाहिए। और सब मांसाहारी टोटल आसाम जो है या मांसाहारी है, मैं शाकाहारी। अच्छा हुआ कि एक बगल में ही टेबल पे खा रहे थे, मैंने उँगली दिखाया उसको, तो उसने मुझे दाल-चावल, रोटी दिया और सब्ज़ी दिया। नहीं तो समझ ही नहीं रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, वो अपनी ही भाषा खाली बोलते हैं। तो ऐसी भी परेशानियाँ आती हैं और वहाँ मैंने देखा मूली जो होती है, यह लाल होती है। शलजम भरपूर खाया जाता है आसाम में। हाँ, तो ये सब बहुत जानकारियाँ कि कौन-कौन सी सब्जियाँ वहाँ मिल रही थी, है ना? स्वीट्स मिठाई कौन-कौन सी थी, तो ऐसे हमने देखा वहाँ रसगुल्ला बहुत टेस्टी था। इतने छोटे-छोटे रसगुल्ले थे और उसको मुँह में डालो तो गल जा रहे थे। लेकिन वो भी हमें इशारे से पूछना पड़ा कि ये कौन-सी मिठाई है? मुझे दे दो, खाना है। तो मुझे मिला, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे थे। अपनी ही भाषा बोल रहे थे और मैं जो बोल रहा हूँ, वो नहीं समझ रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन इशारों से जो है सांकेतिक भाषा भी बहुत ज़रूरी होती है। सांकेतिक भाषा प्रत्येक मनुष्य जानता है। संकेत से भी बताया जा सकता है कि हमें क्या चाहिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? हाँ, हम पढ़ चुके हैं पाठों में। तो बच्चों ऐसे भी हमें आपको एक सूची बनाना चाहिए। मान लो हम शहर ठीक है कहीं यात्रा पे नहीं जा रहे हैं, सैर पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से गाँव जा रहे हैं, तो गाँव में हमने क्या-क्या खाया, शहर में हम क्या-क्या खा रहे थे, है ना? गाँव में हम क्या-क्या खाए खाकर आए और शहर में अब हमें क्या खाना है, ये सारी बातों की एक सूची हमें बनानी चाहिए। कौन से फल खाए, कौन सी सब्जियाँ खाई, कौन से अनाज खाए, अनाज से कौन-कौन से खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ निर्मित हुए, इसकी भी जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। किन तेलों का प्रयोग हुआ निरंतर, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। गाँव वगैरह में आँवला का तेल ज़्यादा लगाते हैं या राई का तेल सबसे ज़्यादा राई का तेल का प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में नारियल के तेल का प्रयोग करते हैं, है ना? हाँ। यहाँ नारियल बहुत खाते हैं, साग-सब्जी कुछ भी बनाओ नारियल छोड़ दो, है ना? नारियल की चटनी बनती है, हम आप खा रहे हैं क्योंकि यहाँ उसमें हम आप ढल चुके हैं, परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन जब गाँव जाते हैं, तो सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, है ना?
खाद्यान्न में कुछ भी साग सब्जी रोटी इसमें कुछ भी बनाओ सब सरसों का तेल, है ना? मालिश करने के लिए भी, तंक लगाने के लिए, सर पे रखने के लिए सब सरसों। और मुंबई आ गए तो नारियल, है ना? तो बच्चों ये 2 पाठ हमारे आज जो है यह पूर्ण हुए हैं और मैं आप लोगों से आज्ञा लेने से पहले हमेशा की तरह इस अध्यापन ऑनलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत जो बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा नित्य प्रतिदिन संचालित किया जा रहा है, उसमें आए हुए सभी अधिकारी गणों, मुख्य शिक्षकों, प्रशिक्षित शिक्षकों एवं मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी शिक्षकों, तकनीशियनों, है ना? है ना? जो टेक्नीशियन हैं, जो इस कार्यक्रम को रोचकता प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको जोड़ रहे हैं, उन सभी का हार्दिक, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। एक निवेदन करता हूँ कि बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित जो यूट्यूब चैनल है ना? बीएमसी एजुकेशन स्टैंडर्ड 4th हिंदी, है ना? उसे आप हमेशा ध्यान में रखिए, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अलग-अलग कक्षाओं का भी है, अलग-अलग माध्यम का है। हमें आपको जानकारियाँ लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किताबों के माध्यम से हमें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे अनुभव हैं जो हमें सुननी चाहिए शिक्षकों के माध्यम से, प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से। ट्रेनी बनकर ट्रेनर की बातों को सुनना चाहिए। धन्यवाद बच्चों आप सभी का। धन्यवाद, धन्यवाद बच्चों।